नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। ये टेस्ट 12 होगा आपका। टेस्ट 12 है, इकोनॉमिक्स का टेस्ट है 70 बीपीएससी पीपीटी को लेकर। और ये जो टेस्ट है इकोनॉमिक्स के सवाल, इसमें कठिन भी रखे गए हैं, आसान भी है और मॉडरेट लेवल के भी सवाल हैं। कठिन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि पिछला जो आपका पेपर हुआ था 69 बीपीएससी का, उसमें इकोनॉमिक्स के सवाल आसान नहीं आए थे। तो आप उसका अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो सही रहेगा। इसमें बजट पिछले साल का मैंने डाला है, 2023-24 का बजट था। जो अगला टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें इस बार का 2024 ईस्वी में जो बजट आया है फरवरी में, अंतरिम बजट उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले टेस्ट में। और फुल लेंथ में हम लोग अभी जो वर्तमान बजट आएगा ना, उसको कवर कर लेंगे। तो इससे आपका सारा का सारा बजट हिस्सा कवर हो जाएगा, बिहार स्पेशल भी कवर हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें क्या है। पहला सवाल कि भारत के किस समिति द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण हेतु संशोधित मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड अपनाने की अनुशंसा की गई थी। तो ये किया गया था सी रंगराजन समिति द्वारा। बी आंसर हो जाएगा 2012 ईस्वी में। नियम से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? OECD पेरिस, अंकटाड जेनेवा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूयॉर्क और IMF वाशिंगटन DC। तो ये आपसे मुख्यालय पूछा गया कि इस संस्थान का कहाँ पर है। इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। भारत वैट का प्रारंभ 1 अप्रैल 2006 को लागू किया गया था। इसे LK झा समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया सत्य कथन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो असत्य दिए हुए हैं, क्योंकि सर्वप्रथम सन 1976 में LK झा समिति के द्वारा वैट की अनुशंसा की गई थी 1976 में। लेकिन बाद में असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। इसलिए असीम दास गुप्ता समिति हो जाएगा और 1 अप्रैल 2005 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2006 लिखा हुआ, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कठिन सवाल था ये। केंद्रीय बजट 23-24 में कब तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है? ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने रखा है 2047 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? ये वो स्टैटिक सवाल हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं PCS में, इसलिए इसको कर लीजिए, याद कर लीजिए। मुझे पता है इसमें नंबर आपके कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे, लेकिन इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। RN मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर इसको बनाया गया था, RN मल्होत्रा समिति। छठा सवाल है कि गुड्स ट्रेड बैरोमीटर सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो छठे का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है ये। हाल ही में सेबी द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक गठित समिति की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया है आपसे। देखिए इसमें क्या क्या है। N सिमरन, विवेक देबरॉय, KV कामत, विमल जालान। क्या है कि हाल ही में सेबी द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूतियों 20 सदस्यों की समिति गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष KV कामत हैं। यह समिति हाइब्रिड प्रतिभूतियों को बढ़ावा देने और इसमें निवेश को आकर्षक बनाने का सुझाव प्रस्तुत करेगी। तो KV कामत इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 23-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया था? 23-24 की बात हो रही, पिछले साल का बात हो रहा है, तो इसको बस याद कर लीजिएगा। 20 लाख करोड़ रखा गया था, 20 लाख करोड़ रखा गया। 65वीं BPSC में उससे पहले साल के जो बजट थे उनसे सवाल पूछा गया था, इसलिए कर लीजिए। ज़्यादा सवाल नहीं है पिछले साल के बजट से, मुश्किल से 7 से 8 सवाल ही हैं पूरे पेपर में 150 में। बाकी सवाल स्टैटिक और GK का पोर्शन है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके, निम्न से कौन सा जुड़वा घाटा की संकल्पना संबंधित है? जुड़वा घाटा ट्विन डेफिसिट जो होता है प्रॉब्लम, उससे संबंधित है, ये पूछ रहा है आपसे। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आपने पढ़ा भी होगा, राजकोषीय वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि चालू खाते का घाटा और राजकोषीय घाटा जब दोनों एक साथ में हो जाए तो उसको ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम कहा जाता है, जुड़वा घाटा की समस्या कही जाती है उसको। अगला है आपका कि गिनी गुणांक का प्रयोग अर्थव्यवस्था में किसके मापन हेतु किया जाता है? तो गिनी गुणांक पता होगा आपको, गिनी गुणांक निकालते हम लोग, आय असमानता को लेकर इसका उपयोग किया जाता है। गिनी गुणांक का उपयोग किसी भी अर्थव्यवस्था में आय असमानता जो है उसको मापने के लिए किया जाता है। मध्यम उद्यम के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक की इकाई को शामिल किया जाता है? MSME में क्या पूछा गया है? मध्यम उद्यम जो होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो होता है, उसी मीडियम के बारे में पूछा गया, कितने तक का टर्नओवर तक की इकाई को शामिल किया। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए पूछा गया आपसे, पूंजी नहीं पूछी गई है। 250 करोड़ रुपए तक का सालाना टर्नओवर वाले
मध्यम उद्यम में आते हैं। अगला सवाल है कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है। कृतज्ञ हैकाथॉन करंट में था, चर्चा में है ये। इसका आंसर हो जाएगा ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया गया था, जो फसल सुधार हेतु त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन आयोजित किया गया था। हेलीकॉप्टर मुद्दा से आप क्या समझते हैं। हेलीकॉप्टर मुद्रा कुछ दिन पहले भी चर्चा में था, जब भारत में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति अपस्फीति की स्थिति बनती है तो हेलीकॉप्टर मुद्रा अपने आप चर्चा में आ जाती है। इसका मतलब होता है आर्थिक संकट के दौरान केंद्रीय बैंक द्वारा नए नोट या करेंसी को जारी करना। इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हेलीकॉप्टर मुद्रा। करंट बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट की स्थिति हो गई तो नए करेंसी या नोट जब जारी करती है केंद्रीय बैंक RBI, तो उसको हेलीकॉप्टर मुद्रा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गैर निष्पादक परिसंपत्ति कुल कितने प्रकार की होते हैं। NPA कुल कितने प्रकार के होते हैं, ये तो मैंने करवाया हुआ है कि भाई NPA जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियाँ, संदिग्ध परिसंपत्तियाँ, हानि वाली परिसंपत्ति, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से मैंने बोला, सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियाँ, संदिग्ध परिसंपत्तियाँ और हानि वाली परिसंपत्तियाँ 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के NPA होते हैं। अगला सवाल है आपका, NPA तो पढ़ा होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात हो रही है, जिनके ब्याज जो हैं वो भी मिल नहीं रहे हैं और मूलधन भी नहीं मिल रहा है बैंकों को। बैंकों ने ऋण दिया हुआ था और ब्याज और मूलधन से कुछ भी वापस नहीं आ रहा है। अगला है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की बात कर रहा है। अवसंरचना होगा, अवसंरचना यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन या अवसंरचना। क्या पूछा गया, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये सवाल है NIP के बारे में। NIP भारत सरकार का बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो इसके बारे में पूछा गया आपसे कि इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। गलत पूछा गया है आपसे। इसके अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इस परियोजना में केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा बराबर निवेश किया जाएगा। राष्ट्रीय बहुत अवसंरचना पाइपलाइन ने प्रस्तावित कुल व्यय से अधिक हिस्सेदारी ऊर्जा की है। इसे पूछा गया है, द एनर्जी सेक्टर हैज़ ए हायर शेयर देन द टोटल एक्सपेंडिचर प्रपोज इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये पूछा गया आपसे। इसमें से पूछा गया गलत कौन सा है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का कौन सा गलत हो जाएगा, कौन सा गलत लग रहा है आपको। इसमें गलत हो जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर निवेश किया जाएगा। कौन सी ऐसी परियोजना आपने देखी है जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार बराबर करती है। 60-40 का होता है या तो फिर 39। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, दिखाता हूँ मैं आपको कितना है। यहाँ पर हो जाएगा कि भाई 39% केंद्र सरकार द्वारा, 40% के करीब राज्य सरकार द्वारा और 21% मिनी क्षेत्र या अलग अलग क्षेत्रों से, पब्लिक क्षेत्र या प्राइवेट क्षेत्र, इनसे इकट्ठा किया जाएगा। टोटल मिलाकर इसमें 100% हो गया। और इसके तहत में 24% ऊर्जा पर व्यय किया जाएगा, सड़क पर 18% व्यय किया जाएगा, शहरी संरचना शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 17% व्यय किया जाएगा, रेलवे पर करीब 12% व्यय किया जाएगा। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक सारांश किसका होता है। सर्वाधिक सारांश किसका होता है ये पूछा गया आपसे। सबसे ज़्यादा किस में, कौन सा चीज़ इसमें भारी होता है, सबसे ज़्यादा किसका महत्व होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल है आपका, वस्तु और सेवा कर प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इस प्रणाली में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता से GST परिषद का गठन किया गया है। तो पूछा गया आपसे कि कौन सा गलत कथन है इसमें, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता से GST का गठन नहीं किया गया है, बल्कि वित्त मंत्री महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर D गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर तीनों के तीनों सही हैं। भारत में निर्यात तत्परता सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 18 का आंसर हो जाएगा, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और BPSC ने पिछली बार निर्यात तत्परता सूचकांक से बिहार की रैंकिंग को जोड़कर आपसे सवाल पूछा था। अगला सवाल है कि WTO के कृषि पर समझौते व्यवस्था के अधीन प्रदान किए जाने वाले घरेलू समर्थन ब्लू बॉक्स क्या है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी आपने सुना होगा, क्या होता है ये पूछा गया आपसे। नहीं बनेगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। करंट अफेयर जो लोग डेली पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर डिस्कशन, तो उनको मैंने समझाया था कि क्या होता है ये। इसका तात्पर्य होता है किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी जो होता है, ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहलाती है। ब्लू बॉक्स इसके अधीन वह आर्थिक सहायता रखी जाती है जो किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में या फिर उत्पादन को शोधित करने के लिए प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता पर अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, इसलिए इसको ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। WTO के तहत
ये प्रावधान किया गया है। निम्न से किसे केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। जो गैर कर राजस्व होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में शामिल नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण की जो वसूली करती है केंद्र सरकार, उसको गैर कर राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है आपका सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पीएसबी की एनपीए से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई 4R रणनीति में कौन शामिल है? एनपीए से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले 4R की रणनीति अपनाई थी, जिसमें कौन कौन से शामिल है ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा डी। वसूली जो है ये इसमें शामिल नहीं किया गया है, रिकवरी को शामिल नहीं किया गया है। बाकी इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है? तो मान्यता, संकल्प लेना, पुनर्पूंजीकरण करना और सुधार करना। रिफॉर्म होगा, रिकवरी की जगह पर रिफॉर्म होगा। बाकी रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिफॉर्म होगा। तो ये 4 जो हैं ये मान्यता दिए गए हैं। 4 क्षेत्रों के द्वारा, 4 काम के द्वारा मान्यता देना, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना, फिर संकल्प लेना, फिर पुनर्पूंजी करना, रिकैपिटलाइजेशन करना और रिफॉर्म करना। ये 4 इसमें रखे गए हैं। निम्न से कौन स्थानपन्न वस्तु का उदाहरण है? स्थानपन्न वस्तु का उदाहरण है चाय और कॉफ़ी है। चाय और कॉफ़ी है ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, स्थानपन्न वस्तु कहलाती हैं। सभी विकल्पों में चाय और कॉफ़ी स्थानपन्न वस्तु का सबसे सटीक उदाहरण है। चाय और कॉफ़ी जो है स्थानपन्न, मतलब कि चाय अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। इसको स्थानपन्न वस्तु कहा जाता है। और ये सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आप 11th की इकॉनमी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब टर्मिनोलॉजी मिल जाएगा। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, मार्केट प्राइस पर जीडीपी क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। मार्केट प्राइस पर जीडीपी क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़रा ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज और माइनस कर देंगे सब्सिडरी को। तो ये निकल कर आ जाएगा मार्केट प्राइस पर जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको कहा जाता है कारक लागत, साधन लागत, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेज और प्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडरी। अगर भारत सरकार किसी चीज़ को लेकर सब्सिडी देती है तो उसको माइनस कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय आय चैप्टर का पहला फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। निम्न से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सभी के सभी शामिल हैं। कृषि, पशुपालन, वनरोपण, खनन, ये सब के सब प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी डायरेक्टली क्षेत्र है वो सब प्राइमरी क्षेत्र में आते हैं। सूची है पंचवर्षीय योजना और मॉडल इधर पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तृतीय, चतुर्थ, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। सभी के सभी मॉडल याद होना चाहिए। पहला मॉडल जो था हेराल्ड डोमर, द्वितीय महालनोबिस, तृतीय सुखमय चक्रवर्ती और चौथा जो था ये अशोक रुद्र समिति के। अशोक रुद्र जो मॉडल था ये चौथे में आ जाता है आपका। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति का अनुशंसा 1950 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना नियोगी समिति के अनुशंसा पर 1948 में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का आंसर ज़रा निकालेंगे तो ध्यानपूर्वक निकल जाएगा। इसका पूछा गया सत्य कथन पर विचार की, तो केवल पहला सत्य हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहला सत्य हो जाएगा। प्रथम कथन सत्य है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोगी समिति की सिफारिश पर 1952 में की गई है। 1952 में किया गया है, 1952 में किया गया है, 1952 में किया गया है। 1952 आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? अंत्योदय कार्यक्रम 1980 से 81, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1972 से 73, ट्राइसेम 1978, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1995। आपको याद होगा कि एक 1953 ईस्वी का योजना जो है वो 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था आपसे कि ये बताइए कि ये योजना कब लाई गई थी। तो पंडित नेहरू के ज़माने की वो योजना थी, बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है और एनसीईआरटी में इन सभी योजनाओं का जिक्र है, इसलिए इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? तो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1995 यहाँ पर सही सुमेलित है, बाकी आपके सभी गलत हैं। अंत्योदय कार्यक्रम 1977-78 में लाया गया था।
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74-75 में लाया गया था, 74-75 में। और ट्राइसम योजना 1979 ईस्वी में लाया गया था। ये भारत सरकार की कुछ बहुत बड़ी पुरानी योजनाएं हैं। भारत बृहद कृषक की लैंड होल्डिंग कितनी होती है, जो बड़े किसान होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है अगर उनके पास है तो बड़े किसान में आ जाएंगे वो। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, एमएसपी पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये लिया जाता है, आपको पता ही होगा, सीसीईए, यानी कि इसको क्या कहा जाता है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है वही सबसे अंतिम जिसमें निर्णय लेती है। तकनीकी परिवर्तन के कारण बाजार में उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जो बाजार में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है घर्षण जनित बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। गरीबी रेखा निर्धारण से जुड़ी समितियों का सही कालानुक्रम क्या होगा, गरीबी रेखा निर्धारण के लिए अलग अलग समितियाँ बनी है, ये मैंने पढ़ाया भी था, आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी पढ़ाया था। तो इसका आपको कालानुक्रम पूछा गया कि कब कौन सा बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 4 3, इसका आंसर हो जाएगा। वाई के अलग समिति 1979 में बनाया गया था, वाई के अलग। लकड़ावाला 1993 में बनाया गया था, सुरेश तेंदुलकर 2003 में बनाया गया था, और रंगराजन समिति 2012 में बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में सत्य कथन को चुनिए, इसे 2022 में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को विकसित करना है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है, क्योंकि इसको 13 अक्टूबर 2021 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, न कि 2022 को, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 है यहाँ पर सही। बैंक रन से आप क्या समझते हैं, बैंक रन का क्या तात्पर्य होता है, टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारा पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जमाकर्ता द्वारा, जमा जिसने किया है, एक साथ बैंक में से जमा राशि को निकालने की प्रवृत्ति को बैंक रन कहा जाता है। जितने भी लोगों ने वहाँ पर जमा किया हुआ था वो सब अगर पैसा निकालने लग जाएंगे तो उसको बैंक रन कहा जाता है। प्रमाणन चिन्ह, और अगला है आपका जारीकर्ता। एग मार्क किसके द्वारा जारी किया जाता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय जैविक प्रमाणिकता किसके द्वारा जारी किया जाता है, और आईएसआई का मार्क जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। कठिन सवाल है ये, नहीं भी हल होगा तो छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, देखिएगा कि जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 है। इसमें केवल याद ही करना है कि एग मार्क विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। IMI ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, और भारतीय जैविक प्रमाणीकरण ये वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला है आपका कि भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सेबी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। इस संस्था का गठन सन 1919 में किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो 36 का आंसर हो जाएगा, केवल 2 है यहाँ पर सही, 1919 में नहीं, इसका स्थापना 1988 में किया गया, और सेबी एक्ट 1992 में लाया गया था। 1992 के माध्यम से इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, इसकी स्थापना 1988 में ही कर दी गई थी। निम्न से कौन सी योजनाएं वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी, 2015 में इनमें से कौन कौन सी योजना शुरू की गई, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 3 4, 2 3 4 जो है ये 15 में शुरू किया गया था, और जनधन योजना को 2014 में शुरू किया गया था। ये अगर आपको जनधन याद रहता है तो आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे और इसका आंसर आ जाता 2 3 4। केंद्रीय बजट 23-24 में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र अधिकतम कितने रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा, तो इसके तहत में 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान की गई है। ये भारत सरकार का बजट था, और इस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा 2 वर्षों की अवधि के लिए। अगला है आपका कि बजट 2023-24 के वित्तीय वर्ष 23-24 से जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्रस्तावित किया गया था, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रस्तावित किया गया था 5.8% पिछली सरकार में। भारत सरकार द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना कितने उर्वरक पर लागू की गई है, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, ये पूछा गया कितने उर्वरकों पर लागू की गई है, कि 22 उर्वरकों पर लागू की गई। भारत सरकार द्वारा NBS योजना 22 उर्वरकों पर लागू की गई। इसके अंतर्गत सरकार उर्वरकों के प्रत्येक पोषण स्तर पर निश्चित दर पर सब्सिडी की घोषणा करती है।
अगला सवाल है, निम्न से कौन सी संस्था कृषि उत्पादकों के अंतर्राज्यीय व्यापार को परिवर्तित करने का कार्य करती है? तो बताइए कौन सी संस्था है जो ये काम करती है कृषि उत्पादों को लेकर, कृषि उत्पादों को लेकर? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे काम नाफेड को दिए गए हैं। नाफेड राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष सरकारी संगठन है जिसका कार्य कृषि वस्तुओं की खरीद, वितरण, निर्यात, आयात, उनके अंतर्राज्य व्यापार को प्रवर्तित करने का रखा गया है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। 1958 ईस्वी में नाफेड की स्थापना किया गया था। आरआरबी में सबसे कम हिस्सेदारी किसकी होती है? रीजनल रूरल बैंक। 1975 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। 1975 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। इसमें सबसे कम हिस्सेदारी किसकी होती है? इसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी होती है। पहला होता है 15% आपका राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। उसके अलावा 35% इसमें जो व्यापारिक बैंक है उनका होता है, और भारत सरकार का, नाबार्ड का इसमें करीब 50% हिस्सेदारी होता है। तो भारत सरकार 50, बैंक 35, राज्य 15। तो राज्य सरकार के सबसे कम भागीदारी होती, सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न से कौन वैश्वीकरण के प्रभाव हैं? वैश्वीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या है? प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित रोजगार, उपभोक्ता के समक्ष विकल्प, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उभार। वैश्वीकरण टॉपिक ही आपका 11th की इकोनॉमी में अगर आप उल्टाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सब के सब ग्लोबलाइजेशन के ही प्रभाव हैं। निम्न से कौन सी स्थिति स्टैगफ्लेशन में पाई जाती है? स्टैगफ्लेशन जो स्थिति होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती है, समृद्धि दर भी स्थिर हो जाती है, बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसको स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहा जाता है। इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। सामान्य तौर पर जब मुद्रास्फीति हाई होती है कुछ लघु समयावधि के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उस समय बेरोजगारी कम हो जाती है, बेरोजगारी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टैगफ्लेशन, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और समृद्धि दर भी स्थिर हो गई है, रुक गई है। ओके, सरफेसी एक्ट या सरफासी एक्ट अधिनियम कब लागू किया गया था? ये मैंने करवाया था न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो 2002 ईस्वी में लाया गया था। वित्तीय संस्थानों को दबावग्रस्त परिसंपत्ति से बचाने के लिए इसको लाया गया था। पिछली बार आपसे आईबीसी के बारे में पूछा है, सरफासी बाकी है उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। भारत मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 46 बीच में छूट गया, कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 46 का आंसर हो जाएगा, ये बेसल में स्थित है, बेसल में स्थित है। लेकिन 47 का आंसर हो जाएगा डी। 4 ± 2% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6% तक जाना चाहिए, और कम से कम आपका 2% तक जाना चाहिए। इसके बीच में मुद्रास्फीति रहनी चाहिए देश में। वर्तमान में 6% के आसपास बना हुआ है, और ये मैनेज करना किसका काम होता है? तो मौद्रिक नीति समिति का काम होता है। NPA को बैंक पूंजी की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टियर 3 की श्रेणी में रखा जाता है। 48 का आंसर हो जाएगा सी, टियर 3 की श्रेणी में रखा जाता है। अगला सवाल है आपका 49 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट ICA व्यवस्था को लागू की गई थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, सुनील मेहता समिति की अनुशंसा पर बैंकों में बैड लोन की समस्या से निपटने के लिए सुनील मेहता समिति की सिफारिशों पर इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट व्यवस्था को लागू किया गया था। एक से दूसरे बैंकों में क्रेडिट एग्रीमेंट की व्यवस्था को लागू किया गया था। निम्न से कौन सा भारत का प्रथम विकास बैंक है? IDFC, IFCI, HDFC, नाबार्ड। तो 50 का आंसर हो जाएगा। जो IFCI है, भारत मध्यम और बड़े उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु 1948 में विकास बैंक, प्रथम भारत का विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूट, ऐसे ही करके इसका अंग्रेजी में होगा, क्या होगा? औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये IFCI। 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला विकास बैंक है ये, विकास बैंक है, भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है ये। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो 51 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया नास्कॉम के द्वारा किया गया है। 51 का आंसर हो जाएगा सी, नास्कॉम के द्वारा किया गया है। निम्न से कौन सा कार्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा नहीं किया जाता है? गैर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज
जो जैसे LIC हो गई, जैसे अलग अलग कंपनियां हो गई जो बैंकिंग का काम नहीं करती हैं, नॉन बैंकिंग वाली कंपनियां, उनके द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता है? तो कृषि गतिविधि से जुड़े काम, औद्योगिक गतिविधि से जुड़े काम, अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, वस्तुओं की बिक्री, तो इन सब में से कुछ नहीं किया जाता उनके द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 52 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किसके द्वारा किया गया? यूपीएससी में भी इससे सवाल हर साल ही पूछा गया लगभग में NPCI से। इसका आंसर क्या हो जाए? तो RBI और भारतीय बैंक संघ और RBI ने मिलकर NPCI की स्थापना की है, जो भारत में पेमेंट के लिए जैसे UPI, भीम UPI, ये सब रुपे कार्ड, ये सब काम कौन करती है? तो NPCI के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, हर दिन ही चर्चा में रहती है। केंद्रीय बजट 23-24 में घोषित अमृत धरोहर योजना किसे संरक्षित करने के लिए प्रारंभ की जाएगी? अमृत धरोहर योजना रामसर साइट के लिए शुरू किया गया था। 54 का आंसर हो जाएगा डी। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो 35% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 65% अभी भी ग्रामीण आबादी है। निम्न से कौन भारतीय रुपये में गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है? भारतीय रुपये में गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो विदेश पोर्टफोलियो निवेश में बढ़ावा, इसके कारण भारतीय रुपये में गिरावट नहीं होती बल्कि भारतीय रुपये की मांग बढ़ सकती है। तो रुपये मजबूत हो सकता है, गिरावट नहीं हो सकती है। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, 55 का आंसर हो जाएगा बी। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान किसके द्वारा जारी किया जाता है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या पेपर मैंने सेट किया है, पेपर बहुत ही सोच समझ कर सेट किया है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते उतना इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते, इसलिए आपको विशेष दिक्कत आ रही है। ओके, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में गलत कथन को चुने, आज ही न्यूज़पेपर डिस्कशन करवाया है। यह कार्यक्रम, पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह कार्यक्रम 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो गलत कथन कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, यहाँ पर गलत दिया हुआ है और दूसरा बिल्कुल सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि 1 जुलाई 2015 को इसको शुरू किया गया था। अभी मैंने आज ही करवाया है और इसके 9 साल पूरे हो गए हैं। निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? कृषि ई-नैम, वित्तीय समावेशन, PM जनधन होगा। यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, PM जनधन होगा, इंग्लिश में सही लिखा हुआ था। डिजिटल डिवाइड, PMG दिशा, आज ही मैंने करवाया है। स्वास्थ्य स्वयं, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी। स्वास्थ्य जो है ये स्वयं से संबंधित नहीं है बल्कि स्वयं पोर्टल जो है ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा संबंधित। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अलग अलग घटक में ये सब डेवलप किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो PM जनधन होगा, यहाँ पर मिसटाइप था, ये गलत हो तो कोई बात नहीं, मिसटाइप के कारण हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं PM जय धन लिखा हुआ है। भारत सरकार द्वारा जैव ईंधन पर राष्ट्रीय मिशन कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था, 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2009 में शुरू किया गया था जैव ईंधन पर राष्ट्रीय मिशन। अगला, भारतीय नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नवाचार सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो 1 और 3 हो जाएगा, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा जारी किया जाता है। उससे पहले एक सवाल था कि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? UPSC 2022 का सवाल है, UPSC 2022 PT का सवाल है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में है, ये बेंगलुरु में है। इसका आंसर भी हो जाएगा सी, 62 का भी सी, 61 का भी सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी अप्रत्याशित लाभ पर जनहित में लगाया गया कर क्या कहलाता है? किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है, मैंने आपको बताया था रूस यूक्रेन वॉर के बाद भारत के तेल कंपनियों को भारी मात्रा में लाभ प्राप्त हो रहे थे सस्ते तेल के कारण, तो भारत सरकार ने एक टैक्स लगा दिया था। इस टैक्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था न्यूज़पेपर डिस्कशन में। विंडफॉल टैक्स इसको कहा जाता है, विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। विंडफॉल टैक्स ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए लगाया जाता है कि कंपनियां बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही तो उन पर टैक्स लगा दो। इनमें से कौन शैडो बैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो म्यूचुअल फंड, हेज फंड, NBFC, प्राइवेट इक्विटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर का? तो NBFC शैडो बैंकिंग नहीं होता, बाकी ये सब के सब शैडो बैंकिंग के उदाहरण होते हैं। अगला सवाल है आपका 65 नंबर की, कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य होता है? कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य होता है? तो एक दिन की अवधि के लिए बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण को लेना और उधार देना, ये कहलाता है कॉल मनी। इसका तात्पर्य होता है कॉल मनी। लाफर वक्र संबंध दर्शाता है किसके बीच? लाफर वक्र
लाफर कर्व जो होता है ये किसके किसके बीच में खींचा जाता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा। ये कर की दर और कर राजस्व के बीच में ये खींचा जाता है। कर दर जो है और कर का राजस्व जो है उसके बीच में खींचा जाता है। ये कर का दर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कर राजस्व का सृजन जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग टैक्स चुकाएंगे इसकी संभावना कम हो जाती है। वैसी स्थिति में निम्न से क्या जीडीपी में शामिल नहीं होगा? अपने जीवन यापन के लिए गृह किराए का उपयोग, मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य, उपयोग किए गए वस्तुओं का विक्रय, सरकारी सेवाएं। कल एक स्टूडेंट ने मैसेज करके पूछा था जीडीपी में ओएनजीसी अगर कोई विदेश में आय कर रही है तो क्या वो शामिल होगा, और भारतीय लोग जो विदेश से पैसा भेजते क्या वो शामिल होगा। जीडीपी में भारतीय सीमा क्षेत्र सबसे ज़्यादा मायने रखता है। भारतीय सीमा क्षेत्र, भारतीय घरेलू सीमा। तो ओएनजीसी अगर विदेश में कमा रही है तो भारतीय घरेलू सीमा के तहत में नहीं आएगा। मैंने वहाँ पर जीडीपी बोल दिया था उसको कि मैंने देखा नहीं तो जीडीपी लिखा हुआ कि जीएनपी, लेकिन दरअसल वो जीएनपी होता है, वो ग्रॉस नेशनल होता है। हमारे राष्ट्रीय आय में वो ऐड होगा, हमारा नेशनल प्रोडक्ट में वो ऐड होगा, हमारे देश में वो आएगा, लेकिन जीडीपी नहीं, वो वहाँ के जीडीपी में ऐड होगा, हमारे जीएनपी में वो ऐड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु। जैसे किसी ने आटा खरीदा रेस्टोरेंट ने, और रेस्टोरेंट का काम है नान बेचना या रोटी बेचना या खाना बनाकर बेचना। तो रेस्टोरेंट ने अगर आटा खरीदा है, रेस्टोरेंट से अगर आटा आप खरीद लेंगे तो वो जीडीपी में शामिल होगा। अंतिम वस्तु जो नान बेचा जाएगा वो जीडीपी में शामिल होगा। और एक मोबाइल कोई आपने परचेज किया, उस मोबाइल को दोबारा आप सेल कर रहे हैं तो क्या वो जीडीपी में शामिल होगा? दोबारा वो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है इकोनॉमिक्स का तो जीडीपी, एनएनएम, इन सब चीज़ों से आप खेल सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो खेल सकते हैं, इतना आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति समिति गठन के लिए सिफारिश की थी किसने? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया था उर्जित पटेल समिति ने। ट्राइफेड संबंधित है किससे? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ये संबंधित है जनजाति सहकारिता वितरण के लिए ट्राइफेड का गठन किया गया था। अगला सवाल है आपका 1987 में इसका गठन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अपस्फीति से निपटने के लिए आरबीआई को महंगी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए। अपस्फीति से निपटने के लिए आरबीआई को रेपो रेट में कमी करनी चाहिए। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पर बी सही है, बी सही है, यहाँ पर सी और डी गलत है। अपस्फीति की स्थिति में मुद्रांक बढ़ोतरी करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आरबीआई रेपो रेट में कमी करेगी। इसको लूज मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। लूज मॉनेटरी पॉलिसी या विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहा जाता है, जिसमें मौद्रिक नीति का विस्तार किया जाता है। अगला सवाल है आपका कि यदि किसी वस्तु के अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़े तो यह क्या कहलाता है? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? यह कहलाता है अवसर लागत। इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको कहा जाता है अवसर लागत, इसको कहा जाता है। वह स्थिति जब राजकोषीय नीति के कारण ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है तथा निजी व्यय और निवेश का पतन होता है। राजकोषीय नीति के कारण सरकार की राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी ऐसी बनाई है कि ब्याज दर बढ़ोतरी हो गई है, निजी व्यय और निवेश का पतन हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं? 72 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। निम्न से कौन सा एक और असमानता घटाने का उपाय नहीं है? क्या पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? और असमानता घटाने का उपाय नहीं है तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण से असमानता घटती, ऐसा नहीं होता है। भारत में जब से इकोनॉमी को उदार बनाया गया 1991 से, तब से भारत में इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ती जा रही है। इनमें से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का अंग नहीं है? चालू खाता और पूंजी खाता 2 प्रकार के खाते होते हैं। चालू खाता का अंग नहीं है। इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक से सबसे पहला सवाल पूछा है मैंने, इसमें भी आप गलती कर रहे हैं। तो एफडीआई और एफआईआई पूंजी खाते का भाग होते हैं, चालू खाते का अंग नहीं होते हैं। अगला सवाल है निम्न से कौन सी? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एफआईआई, दोनों को ध्यान में रखिएगा। निम्न से कौन सी आर्थिक गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं की जाती है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर, पांचवा सेक्टर, छठा सेक्टर, ऐसे अलग अलग सेक्टर होते जाते हैं। तो पूछा गया कि टर्सरी सेक्टर में शामिल नहीं है, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? आसान सवाल है, इसको कर सकते हैं। गैस, जल व विद्युत की आपूर्ति जो होता है ये आपका तृतीय सेक्टर में शामिल नहीं होता है। यह सेक्टर आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, 9 के तृतीय से। उद्ग्रहण व विनियोजन राज्य करते हैं।
निगम कर के बारे में पूछा गया है, निगम कर के बारे में पूछा गया है। उद्ग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं, उद्ग्रहण संघ करता है तथा संग्रहण तथा विनियोजन राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है, उसका सहभाजन संघ तथा राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी भी होता है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? कठिन सवाल था ये, काफ़ी कठिन सवाल था, इसको हल करना आसान नहीं था। उद्ग्रहण संघ करता है, वही पूर्णतः उसका स्वामी भी होता है। कंपनी टैक्स जो है, निगम कर जो है, ये कंपनी भारत सरकार लगाती है और वही उसका स्वामी भी होती है। सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 77 का आंसर हो जाएगा, ये किया था, 77 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लियोन वॉलरस ने। लियोन वॉलरस एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1874 में उन्होंने सामान्य संतुलन का सिद्धांत दिया था। 1874 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे ये। वर्ष 1933 में अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र माइक्रो और मैक्रो शब्द का, अभी जो आप पढ़ते हैं माइक्रो समष्टि और व्यष्टि, इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 1933 में किया गया है। इसका किया था रंगनार फिरिस्क ने। रंगनार फिरिस्क ने किया था 1933 में। अर्थशास्त्र माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। इनको नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। निम्न से कौन सा पीएम किसी सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? पीएम कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है। तो उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्म और कीटनाशक उपयोग के लिए सब्सिडी प्रदान करना नहीं। कृषि योजना में उर्वरक के लिए सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में उर्वरक की बात नहीं की गई है। अगला है, निम्न से किस वर्ष कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन ये बनाया गया था? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात प्रसंस्करण जोन सबसे पहले ये बनाया गया था 1965 ईस्वी में। चीन के तर्ज पर बनाया गया था ये, ध्यान रखिएगा। एशिया का पहला बनाया गया था, एशिया का पहला बनाया गया था। फिर गुजरात में आपको 2002 के आसपास में भी सहज बनाए गए थे। वह न्यूनतम अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अधिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन पूछा है मैंने, जरा इसका आंसर बताइए। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सवाल अगर आपने किया हुआ है, आपको यूपीएससी के पेपर मैंने करवाया है, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार जो पेपर कर लिया और उसी के सवालों को फिर से गलत कर रहे हैं, तो ये वाकई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष में कम से कम और 40 वर्ष हाईएस्ट उम्र होती है जब आप अटल पेंशन योजना में भागीदार बन सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 3000 रुपये का आपको भुगतान किया जाएगा पेंशन, जब आपकी समयावधि पूरी हो जाएगी। तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके लेखक हैं, इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, रेपो दर बढ़ा दिया है तो उससे क्या होगा? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रास्फीति को कम करना, हमें ऋणें महंगी हो जाएंगी, लोन वगैरह सस्ते नहीं मिलेंगे लोगों के। यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? महंगाई घट जाएगी। महंगाई घट जाएगी क्योंकि बाजार में समग्र रूप से मांग में कमी हो जाएगी। दरअसल मुद्रास्फीति जनित जो महंगाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। बढ़ती मुद्रास्फीति के दर, गिरते उत्पादन और बढ़ती बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति के कारण मंदी बन रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य स्थिरता रखा गया है कि भाई मूल्य यानी कि मुद्रास्फीति को स्थिर बनाया जा रखा है, 4 ± 2% के आसपास स्थिर बनाकर रखा जा सके। टपकन सिद्धांत, आयामत्रीय सिद्धांत निम्न से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? टपकन का सिद्धांत किसको नज़रअंदाज करता है? इसका आंसर हो जाएगा आय के वितरण को नज़रअंदाज करता है। किसी देश में राष्ट्रीय आय के उच्च विकास दर का लाभ समाज के निचले पायदान पर बैठे पहुँचे, इसको टपकन सिद्धांत कहा जाता है। भारत के पहले जो नीति निर्माता थे आज़ादी के पश्चात, उन्होंने सोचा अगर देश की जीडीपी को हम खूब बढ़ा लेंगे, देश को खूब हम ऊपर औद्योगिकरण करके अमीर कर देंगे, तो नीचे वर्ग तक ये विकास रिस कर पहुंच जाएगा। टपकते टपकते ये पैसा निचले वर्ग तक पहुंच जाएगा, ये सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए इनइक्वालिटी, असमानता की कंडीशन भारत बढ़ती चली गई, गरीबी निवारण नहीं हो पाया। टपकन के सिद्धांत में आय के वितरण को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लोगों पर, उद्योगपतियों पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है और ये सोचा जाता है कि नीचे जो है वो डेवलपमेंट और पैसा, रिसोर्स रिस्क कर पहुँच जाएगा, टपक कर पहुँच जाएगा।
ये भारत के प्रारंभिक औद्योगिकरण के दौरान आपको दिखेगा, प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दिखेगा। फिर जाके 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो ये टपकन सिद्धांत को खंडित करने वाली अवधारणा लाई गई थी। वह सामान जिसकी मांग उसके मूल्य के अनुपातिक होती है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि उस सामान का जो मांग है वो उसके मूल्य के कारण ही है। महंगी चीज़ें जिनका जो महंगा है इसीलिए उनकी डिमांड है, तो इनको क्या कहा है, तो विलासिता वस्तु कहा जाता है। लग्जरियस आइटम जो होते हैं, लग्जरियस गुड्स होते हैं, वो इसीलिए उनकी डिमांड है क्योंकि उनका जो मूल्य है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर उनका मूल्य कम हो जाएगा तो उनका डिमांड कम हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या क्या पूछ रहा है मास्टर, है ना। अगला सवाल क्या है, जिस स्थिति में सरकार का, अगला देखिए 87, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसको क्या कहा जाता है। सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है और उसका आमदनी जो है वो कम हो गया है, आमदनी कम हो गया है। ये मैंने करवाया था बजट वाला वीडियो, देखिए जाकर, सब करवाया है मैंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, मैंने आपको खुद ही बोला था, अपने ऊपर लीजिए कि आपके घर से पैसा आ रहा है 9,000 और आप खर्चा कर रहे हैं कितना, तो 12,000 रुपया घूमने फिरने चले जाते हैं, तो बताइए आपको क्या हो जाएगा। तो अगर राजस्व घाटा हो जाएगा, राजस्व उसको कम आ रहा है और खर्चा ज़्यादा कर रही है, राजस्व घाटा हो जाएगा, सॉरी बजट घाटा हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा, बजट घाटा हो जाएगा, बजट में घाटा हो जाएगा। आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, और जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व अधिक हो जाता है उसको बजट घाटा कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1998 में शुरू किया गया था किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड। निम्न से कौन आधुनिक अर्थव्यवस्था मुद्रा के घटक हैं। मुद्रा के घटक कौन कौन से होते हैं आजकल के इकोनॉमी में, तो कागज़, नोट, सिक्के, डिमांड डिपॉजिट, डीडी। 90 इसका सी हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा, 90 का सी हो जाएगा। सबसे उचित आंसर यही होगा। भारत वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, 91 का आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना, लिक्विडिटी को बढ़ाना, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है। लिक्विडिटी को बढ़ाना ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य कतई नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी को कमज़ोर भी नहीं करना, मैनेज करके रखना, मौद्रिक नीति पॉलिसी कमेटी के अनुशंसा के आधार पर। भारत सरकार ने के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर, मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसको लाया गया था। 92 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से कीजिए इसको। 96, 97 में लाया गया था। और एक चीज़, अगर सवाल नहीं बन रहे हैं तो डीमोटिवेट मत होइए, इस इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, यहाँ से सवाल बन सकते हैं क्योंकि बेसिक टॉपिक के सारे सवाल उठाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश, औद्योगिक रुग्णता, कर सुधार, बीमा क्षेत्र में सुधार और उनसे संबंधित समिति, राजा चलैया समिति, ओंकार गोस्वामी समिति, आर एन मल्होत्रा समिति, सी रंगराजन समिति। 93 का आंसर जरा निकालिए और मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश, तो ये सी रंगराजन समिति। औद्योगिक रुग्णता, ये कौन से किससे संबंधित है, ओंकार गोस्वामी समिति। कर सुधार, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा चलैया समिति। बीमा क्षेत्र में सुधार, तो इसके लिए लाया गया था आर एन मल्होत्रा समिति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। निम्न से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों के ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी मानी जाती है। 94 का आंसर हो जाएगा ए, वाणिज्यिक बैंक सबसे ज़्यादा कृषि लोन बांटते हैं। कई सारे बच्चों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मारा होगा। आरआरबी के पास में उतना पैसा ही नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में सबको ऋण दे सकें। आज भी जो कमर्शियल बैंक हैं बड़े बड़े, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यही सब कृषि ऋण भी सबसे ज़्यादा बांटते हैं। वैसे मुख्य रूप से बनाया गया था आरआरबी को इसीलिए कि भाई साहब आप कृषि ऋण ज़्यादा बांटो, लेकिन वित्तीय स्थिति इसकी उतनी मजबूत नहीं है। अगला सवाल देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है? असंगठित क्षेत्र को हम लोग, असंगठित क्षेत्र जो है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसको सम्मिलित नहीं कर पाते हम लोग। ये सबसे बड़ी हमारी राष्ट्रीय गणना में बाधक के रूप में है। ये मैंने करवाया भी था। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। देखिए कीमत भी दोगुनी हो गई है और आपकी आय भी दोगुनी हो गई है। जो दूध पहले 20 रुपया का मिलता था वो 40 रुपया का मिलने लग गया है और आप पहले 10,000 कमाते थे तो 20,000 अब कमाने लग गए हैं। मान लीजिए 20,000 आप कमाने लग गए हैं तो आपके इनकम पर कोई भी फर्क पड़ेगा?
कुछ नहीं फ़र्क पड़ा है, क्योंकि चीज़ें भी महंगी हो गई, मुद्रास्फीति डबल हो गया और आपकी इनकम भी डबल हो गई, तो पैसे का तो कोई वैल्यू हुआ ही नहीं। आपको तो दरअसल में उतना ही तनख्वाह मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण उस तनख्वाह की 20,000 की वैल्यू 10,000 रह गई है। तो कोई अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। 96 का आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित ही रहेगी। अगला सवाल, जिसने बीपीएससी दिया होगा या बीपीएससी पीवाईक्यू लगाया होगा उसको आना चाहिए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनगणना से? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का बी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 1981 में प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय जीडीपी से संबंधित है। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, इसका क्या तात्पर्य है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव किया गया था, इसका यही तात्पर्य रखा गया है। अगला सवाल है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? घाटे की वित्त व्यवस्था क्यों की जाती है? तो 99 का आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए की जाती है, आर्थिक विकास के लिए की जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था आय और व्यय का अंतर बताता है। कल्याणकारी राष्ट्र व्यवस्था में यह एक अनिवार्य प्रयोजन होता है, अनिवार्य प्रयोजन होता है, यानी कि सरकारों को सामाजिक उत्थान के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए भलाई करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, इसलिए हमेशा हमारा जो वित्त व्यवस्था रहता है वो घाटे में ही रहता है। आरबीआई बैंकरों के बैंक, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्न में से कौन सा सत्य है? बैंकरों का बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका क्या मतलब तात्पर्य होता है? इसका आंसर देखिए क्या है कि अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई ऋण देता है, ये भी सही है। आवश्यकता आरबीआई वाणिज्य बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान पीएसडब्ल्यू से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? प्राथमिक क्षेत्र को जो ऋण दिया जाता है उसका क्या तात्पर्य है? कृषि को ऋण, लघु छोटे उद्यमों को ऋण, दुर्बल वर्ग को ऋण, यानी कि एससी एसटी को भी ऋण दिया था, पीएसएल होगा, पीएसएल होगा, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग होगा। तो इसमें इन सभी को दिया जाता है। एग्रीकल्चर होता है, स्टूडेंट होते हैं, आप भी पीएसएल में आएंगे अगर आप ऋण लेते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। तो लघु छोटे उद्यम आएंगे, एससी एसटी आएंगे, महिलाओं को अगर महिलाओं के कारण ऋण दिया गया तो वो सब के सब इसी में आते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्न से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि जो हमारा होता है उसमें निम्न से कौन सा शामिल होता है? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई द्वारा धारित स्वर्ण और एसडीआर, इन सभी को शामिल किया जाता है। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो कितनी बार मैंने करवाया है आपको, कितनी बार ही आपको पढ़ाया है। निम्न से कौन पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? सही उत्तर को चुनिए। पूंजीगत लेखा की रचना कौन करते हैं? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन, पोर्टफोलियो निवेश। पूंजीगत जो आपका खाता होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। विदेशी ऋण हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश। इकोनॉमिक्स की भाषा भी यही होती है। आपको लग रहा होगा कि मैंने ट्रांसलेटेड हिंदी या ट्रांसलेटेड इंग्लिश दिया है। इंग्लिश में इकोनॉमिक्स आसान होता है पढ़ना, हिंदी में बहुत कठिन होता है, भले ही आप हिंदी माध्यम से क्यों ना हो। पिछले बार का पेपर उठाकर देखिए, आपको यही भाषा, गंदी सी भाषा जिसमें समझ में ही नहीं आएगा क्या पूछा है, इसी भाषा शैली में आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। ये मेरा अपना भाषा शैली है, लेकिन मैंने उसमें पिछले साल के पेपरों को ध्यान से देखकर एनालाइज करके डाला है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे। ओके, अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? तो सरकारी प्रतिभूति, सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं उनको खुले बाजार में जब आरबीआई के गवर्नर बेचते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो उसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये मौद्रिक नीति का एक भाग होता है जिसके द्वारा पैसे को मार्केट से कम किया जाता है या मार्केट में पैसे को बढ़ाया जाता है आरबीआई के द्वारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 106 का आंसर हो जाएगा तीव्रतर, धारणीय व ज़्यादा समावेशी विकास, यानी कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रखा गया था। 2012 से 2017 इसका लक्ष्य था। 2012 से 2017 तक ये चला है और अंतिम पंचवर्षीय योजना यही थी। इसके बाद 7 पंचवर्षीय योजना का अवधारणा खत्म कर दी गई। निम्न से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? 107 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोड़ता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा।
भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्न से क्या शामिल नहीं है। यूपीएससी 2020 ईस्वी का पीटी का सवाल है कि बैंक के परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है। तो जो आप पैसे जमा करके आते हैं वो बैंक की परिसंपत्ति नहीं बल्कि लायबिलिटी होती है। वो लायबिलिटी होती है वो उसकी संपत्ति नहीं होती है बल्कि उसकी वो लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है उसकी। इसका आंसर बी हो जाएगा। यूपीएससी पीटी 2020 का क्वेश्चन था ये। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, ये भी यूपीएससी का सवाल है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा, 109 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा चयन किया जाता है। यूपीएससी ने इस सवाल को स्टेटमेंट बनाकर पूछा था, मैंने आपसे वन लाइनर के फॉर्मेट में पूछ लिया है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय का काम होता है। वित्त मंत्रालय का इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा बनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के निम्न से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी, तो 111 का आंसर हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है इसको 1949 ईस्वी में लाया गया था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ है और फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन जो है ये 1952 में बनाया गया है और एलआईसी का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी भी इस तरह के सवाल पूछती है। इकोनॉमिक जो हमारे हिस्ट्री है उससे सवाल पूछती है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सारी घटनाएं घटित हुई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 से 79 के दौरान ये सभी घटनाएं हुई थी। योजना आयोग के बारे में सत्य कथन को चुनिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। 113 का आंसर हो जाएगा, केवल 1 सही है यहाँ पर, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन जो है ये 4th 5 ईयर प्लानिंग में लाया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम चीज़ों को आयात कम करेंगे क्योंकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी धन का बाहर चले जाना होता है। इसलिए हम भारत में उन्हीं चीज़ों का केवल और केवल आयात करेंगे जो अति आवश्यक होगा, बाकी किसी भी चीज़ का हम आयात नहीं करेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति का काम होता है कि वित्त आयोग की संस्तुति को सदन के दोनों पटलों के समक्ष रखवाए। अगला सवाल है कि निम्न से कौन एक और आर्टिकल 280 के द्वारा फाइनेंस कमीशन की गठन किया जाता है। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। निम्न से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। 115 का आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक कार्य विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, वो ये सब काम करती है। फरवरी 2006 में प्रभावित हुई SEZ एक्ट 2005 के कुछ उद्देश्य निम्न से कौन से उनके उद्देश्य हैं। SEZ एक्ट 2005 में लागू किया गया, यही आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अवसंरचना सुविधा का विकास, विदेशी स्रोत से निवेश को प्रोत्साहन, केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात का प्रोत्साहन। केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन देना होगा क्या, कतई नहीं। तो तीसरा तो काट ही दीजिए तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर है, एलिमिनेशन भी लगाकर निकाल सकते थे ये। निम्न में से एनर्जी स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। 117 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा एनर्जी स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट को जारी किया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचना पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई थी। तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है, औद्योगिकरण में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व करते हुए बेसिक जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई संरचना पर कब बल दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के निम्न कार्यों में से आर्थिक मंदी के संदर्भ में कौन सा राजकीय प्रोत्साहन पैकेज का भाग माना जा सकता है। राजकीय प्रोत्साहन पैकेज का भाग माना जा सकता है, इसका ज़रा मुझे आंसर बताइए। 119 का आंसर क्या हो जाएगा, 119 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कर के दरों में कटौती और सरकारी व्यय को बढ़ाना। अगर देश में मंदी की स्थिति बन जाती, सरकार क्या बोलेगी कि कर का दर कटौती कर दो, जिससे लोगों के पास में ज़्यादा पैसा बचेगा। और लोगों के पास में ज़्यादा पैसा बचेगा तो लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे खूब। और दूसरा है सरकार अपना खर्च बढ़ा देगी, यानी कि लोगों को बोनस देगी, सड़कों का निर्माण शुरू करवा देगी, रेलवे में खूब सारा निवेश करेगी, खूब खर्चे करने लग जाएगी सरकार, जिससे देश में
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, मार्केट फिर से खुलने लग जाएगा, लोग खरीद बिक्री प्रारंभ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मंदी अपने आप में कम हो जाती है। निम्न से कौन प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय संस्तुति प्रदान करती है? निम्न से कौन सा प्राधिकरण है जो ये काम करती थी? ये काम राज्य वित्त आयोग करती है। पंचायत और राज्य सरकार के बीच में वित्त का आवंटन करना है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो वही लिखी हुई हैं। तो राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात, स्टेट फाइनेंस कमीशन ये काम करती है कि पंचायत और राज्य सरकार के बीच में वित्त का किस प्रकार से बंटवारा हो। कितना आसान सवाल था, बस भारी इसका लैंग्वेज था जिसको आपको समझना था और कुछ नहीं था इसमें। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है कि जनांकिकी लाभांश के बारे में सवाल पूछा गया है। क्या है कि जनांकिकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? पिछली बार के पेपर में इस तरह का सवाल आपको दिखेगा, तो ज़रा मुझे इसका उत्तर बताइए। विशुद्ध रूप से सोचने वाला सवाल है, कोई फैक्ट कुछ नहीं है। जनांकिकी लाभांश है लेकिन हम उसका ढोल बजाएंगे अगर उसके पास में कौशल ही नहीं होगा तो, यानी कि स्किल डेवलपमेंट उसको देना चाहिए। 121 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सटीक आंसर होगा ए, यानी कि हमें कौशल विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी जाके हमें जनांकिकी लाभांश का लाभ प्राप्त हो पाएगा। संघीय बजट के संदर्भ निम्न से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? गैर योजना व्यय पूछा गया है आपसे, योजनागत और गैर योजनागत व्यय पूछा जाता है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर मिस टाइप है, मिस टाइप पहला होगा रक्षा बजट होगा, रक्षा बजट होगा। दोनों जगह गलत लिख दिया इसने, गलत लिख दिया है। इसमें आ जाएगा आपका कौन कौन सा, तो रक्षा बजट आ जाएगा, ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ये सब के सब इसका आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है ये। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्न से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 123 का आंसर हो जाएगा बी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करने की घोषणा किया गया था 2015 ईस्वी। अगला सवाल है कि रुपये की परिवर्तनीयता यानी कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़, रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? 124 का आंसर क्या हो जाएगा? रुपये को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्रा के रूप में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, यही होता है रुपये की कन्वर्टिबिलिटी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ निम्न कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। यह नीति आयोग का एक अंग है, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। 125 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है और यह नीति आयोग का अंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। इसका प्रोत्साहन SC ST महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। यह CDB के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करती है। पुनर्वित्त का मतलब होता है रीफाइनेंस करने का, रीफाइनेंस का मतलब डायरेक्ट फाइनेंस नहीं, रीफाइनेंस का प्रावधान करती है। 126 के जैसे डायरेक्ट फाइनेंस हो गया कि SBI में जाएं आप लोन ले लें, लेकिन CDB के माध्यम से रीफाइनेंस इसमें किया जाता है। 176 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं यहाँ पर। गन्ने का उचित व पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्न से किसके द्वारा अनुमोदित होता है? तो 127 का आंसर हो जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य का क्या रहा है? तो मुद्रा योजना कब लाया गया था? तो 2016 में लाया गया था ये, और ये था कि डायरेक्ट पैसे देकर लोगों को उद्योग धंधे करने के प्रोत्साहित करना, एक और छोटे छोटे उद्योगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लघु उद्योगों को औपचारिक वित्त प्रणाली में लाने के लिए कि आप सेठ साहूकारों से ऋण न लेकर बल्कि भारत सरकार के बैंकों से ऋण लें, इसके लिए इसको लाया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है? तो उदय योजना को लाया गया था विद्युत वितरण कंपनी, जो डिस्कॉम कंपनी होती हैं, जो विद्युत का वितरण करती हैं, आपके घर तक जो विद्युत आ रही है तो उसका उत्पादन किसी और ने NTPC ने किया होगा, लेकिन उसका वितरण करने का काम कई सारी कंपनियां करती है। जैसे दिल्ली में टाटा करती हैं, आपके घर पे बिहार सरकार की कोई कंपनी कर रही होगी या कोई प्राइवेट कंपनी कर रही होगी। तो उन्हीं के लिए उदय योजना को लाया गया था कि विद्युत वितरण कंपनी के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंधन करने के लिए उदय योजना को लाया गया था, उदय योजना को लाया गया था। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। 130 नंबर सवाल है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए लाया गया था। 100% टीकाकरण को प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया था। भारत सरकार की पहल स्वयं का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि भाई नागरिकों को वहन करने योग्य गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। स्वयं पोर्टल पर शानदार एजुकेशन उपलब्ध करवाए जाते हैं।
डिजी लॉकर के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य कथन है? तो यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। ये आपके ही दस्तावेज तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाले सारे सवाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। एनपीसीआई से 3 सवाल मैंने डाले हैं पेपर में। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ की है। 133 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को कार्यान्वित करने से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है? यूपीआई आने के बाद सबसे ज़्यादा क्या घटित हो रहा है, ये पूछा जाता है। और इसमें आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, उनमें से सबसे अच्छे को चुनना होता है। निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो जाएगा, डीबीटी का लाभ मिलेगा, इसके लिए इसको सबसे ज़्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है। तो यूपीआई का सबसे ज़्यादा महत्व यही हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। ये आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है। यह एक 8 सदस्यीय निकाय है। नहीं, ये 6 सदस्यीय निकाय है। बहुत बार मैंने करवाया है। ये मुझसे करंट पढ़ने वाले किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बार मैंने आपको करवाया है। ये 6 सदस्यीय निकाय होती है, 4 वर्ष के लिए बनती है और इसका पदेन अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर महोदय होते हैं। तो केवल और केवल 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित करने के प्रयोजन उनमें से कौन सा सत्य है? स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए क्या सत्य है? तो लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, बिल्कुल सही। लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, बिल्कुल सही। दोनों सही है, दोनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक का लक्ष्य यही होता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाओं वाली माता को कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न कराना, जागरूकता उनको देना, छोटे बच्चे किशोरी महिलाओं में रक्त अल्पता को घटाना, कम करना, एनीमिया की समस्या को एलिमिनेट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 137 का आंसर आपको पता होना चाहिए, सी आंसर हो जाएगा। दोनों को दोनों सही हैं। यूपीएससी पीटी का सवाल था ये। अटल नवप्रवर्तन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, इसको इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, हिंदी में होता है नवप्रवर्तन मिशन। तो इसका लक्ष्य क्या है और किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को बचपन से ही बढ़ावा देने के लिए, स्कूल स्तर से ही बढ़ावा देने के लिए इस शानदार कार्यक्रम को विद्यालयों में चलाया जा रहा है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्न में से किसके साथ साथ मनी मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं बनुओ, मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो देश की जनसंख्या बढ़ने से मुद्रा गुणक भी बढ़ता रहता है। 140 नंबर, निम्न से कौन कौन ड्रिप सिंचाई का क्रियान्वयन करने का लाभ है? ड्रिप सिंचाई करने का लाभ क्या क्या है? खरपतवार में कमी, बिल्कुल सही। मिट्टी की लवणता में कमी, नहीं, मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है ड्रिप इरिगेशन में। मिट्टी के कटाव में कमी, ये तो होगा ही भाई कि मिट्टी में अगर ड्रिप से पानी डाल रहे हैं तो उसे कटाव कहाँ से होगा? उसमें तो पानी ही नहीं जाएगा। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका गलत हो जाएगा। कोयले के स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, किसके लिए उपलब्ध नहीं? तो VSL भद्रापति जो है इसको कोयले का इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके लोकल एरिया में कोयला उपलब्ध नहीं है। बाकी टिस्को जमशेदपुर में भी है, HSL दुर्गापुर में भी है और HSL भिलाई के पास भी अपना अपना कोयला का खान उसके आस पड़ोस में मौजूद है। लेकिन VSL भद्रावती जो है इसके पास में उपलब्ध नहीं है। विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड करके है, ऐसे ही है। निम्न से कौन सा स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर हरियाणा और बल्लारपुर आपका महाराष्ट्र। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 142 का आंसर डी हो जाएगा। 142 का आंसर 1 और 3 हो जाएगा। यमुनानगर हरियाणा, बल्लारपुर महाराष्ट्र में कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शाहबाद पत्थर उद्योग के लिए जाना जाता है। रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण क्या है? रेणुकूट में जो हिंडाल्को है इसका वहाँ पर क्यों है? ये बिजली की वहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपूर्ति है, इसीलिए है ये आपका औद्योगिक इकोनॉमी से सवाल है जो भूगोल में भी आप पढ़ते हैं। निम्न से किसी एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। उद्योग में लघु क्षेत्रों के लिए वस्तुओं का आरक्षण किया। आप निम्न चीज़ों को ही उत्पादित करेंगे, बाकी छोटी वस्तुएं केवल छोटे उद्योग उत्पादित करेंगे, छोटी वस्तुएं बड़े उद्योग उत्पादित नहीं करेंगे। तो ये किसने समाप्त किया था? किसकी अनुशंसा पर इसको समाप्त किया गया था? तो आबिद हुसैन समिति बनाया गया था इसके लिए, जिसने ये अनुशंसा की थी कि भाई ये आरक्षण जो है कि छोटी वस्तुओं को केवल और केवल लघु क्षेत्रों के लिए वस्तुओं के उत्पादन को जो आरक्षित किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। ओके,
अगला है कि निम्न से कौन एक मूल 8 उद्योग में शामिल नहीं है। 8 जो कोर सेक्टर है उसमें कौन शामिल नहीं है। कम से कम 10 बार न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ाया होगा मैंने। तो इसमें वस्त्र उद्योग शामिल नहीं है, वस्त्र उद्योग शामिल है। बाकी 8 उद्योग आपको याद होना चाहिए। कोयला, विद्युत और तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरी उत्पाद और प्राकृतिक गैस हो गया आपका। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख होता है। तो एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच में जो आर्थिक लेन देन होता है उसी से संबंधित होता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन ही तो बिगड़ जाता है जब व्यापार घाटा होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं, आपसे ये पूछा गया है। 177 का आंसर ज़रा मुझे बताइए। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी कि वो अगर काम करेगा या काम नहीं करेगा उस काम में तो भी उसका कोई लेना देना असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे एक खेत में ज़रूरत है 2 लोगों की, लगे पड़े हैं 4, क्योंकि 2 लोग बेरोजगार हैं तो कुछ नहीं तो इसी खेत में लग जाओ। ये 2 लोग अगर नहीं भी लगेंगे तो भी खेत का उत्पादन उतना ही होगा, इसीलिए इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग निम्न से किसके आयात की अपेक्षा होती है। तो कोकिंग कोयला का भारत में बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए भारत में इस्पात उद्योग जो हमेशा कोकिंग कोयला के उत्पादन आयात पर निर्भर होते हैं। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPIWC कौन जारी करता है। तो श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। और आज का आखिरी सवाल है कि भारत में माल के भौगोलिक संकेतक GI टैग एक्ट 1999 को निम्न में से किससे संबंधित दायित्व के अनुपालन के लागू किया गया था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो दायित्व होते हैं उसको लागू करने के लिए भारत में इस एक्ट को बनाया गया था। आज के पेपर में अगर आपके 60+ भी मार्क्स बन रहे हैं तो आप वाकई बहुत ही होशियार स्टूडेंट हैं, बहुत ही होशियार स्टूडेंट हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो कृपया करके इकोनॉमिक्स को 11th की NCERT से, दृष्टि के बुक से, मेरे वीडियोज़ से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ के कुछ सीख लीजिए, घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए। इकोनॉमिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम देने कभी भी इकोनॉमिक्स के बदौलत मत जाइएगा, बहुत ही धोखा देने वाला, बहुत ही बेवफा टाइप का सब्जेक्ट है ये। क्या पूछेगा कोई और छोर ही नहीं है। और शब्द और शब्दावलियाँ बहुत ही कठिन होते हैं। शब्दावली पर पकड़ हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स आपको मजाक लगेगा, शब्दावली पर पकड़ नहीं होगा तो आपको बहुत परेशानी होने वाली इकोनॉमिक्स में। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा, पढ़ना इसको समझ में आ जाएगा। वीडियोस देखिएगा मेरे, बहुत तरीका मेरा बताने का बहुत अच्छा है। वीडियो में उस समय संसाधन मेरे पास नहीं थे तो मैंने कॉपी पर लिख लिख के मोबाइल से रिकॉर्ड करके डाला था। तो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, फिर आपको मजाक लगेगा इकोनॉमिक्स। जब मैं कह रहा हूँ तो कुछ तो होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।